गुजरात विधानसभा को 2 साल जितना समय बचा है और इन 2 साल के अंदर जो राजनीति गरमाई है वो बहुत ही अजीब है। पहली बार देखा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खुले आम तौर पर विद्रोह जैसी स्थिति बन रही है। पिछले दिनों 30 एमएलए मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे और एक के बाद एक एमएलए खुले खुलेआम पत्र लिखकर नाराजगी जता रहे हैं सरकार के कामों से। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक दिशाहीन गाड़ी की तरह भाग रही है हर बार की तरह। और अब उनका जो टारगेट रह रहा है वो है कि सेकंड पोजीशन कैसे बचाई। तो सीधे सीधे इसी कंपटीशन में आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि कल ही तुषार चौधरी जो कि सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में से एक है कांग्रेस के, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो भी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जुड़ रहे हैं वो लोग टिकट प्राप्त कर लेंगे, हम उन्हें टिकट दे देंगे। ये कितना राजनीतिक गरमाया है, ये इसको समझने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार अद्भुत पर्सनालिटी है जिन्होंने पिछले कई वर्षों से गुजरात की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सड़क पर रहकर, मध्य प्रदेश में जाकर और कांग्रेस के लिए बहुत कुछ काम करने के बाद फिलहाल कुछ ही समय पहले कांति सर ने ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी को। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसी क्या वजह रही कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और जो भाजपा के अंदर ये अंदर काले हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और अन्य राजनीतिक हिस्सेदारी क्या है, इसको समझेंगे। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या ऐसा हुआ, क्योंकि मैं जितना आपको जानता हूँ वर्षों से, मैंने देखा था कि आपका कमिटमेंट बहुत ही मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि कभी भी आप चेंज नहीं करेंगे पार्टी। बट फिर क्या ऐसी वजह हुई, कांग्रेस कहाँ पे चूक कर गई कि आपके जैसे सन्निष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने ना कभी कुछ कांग्रेस से लिया है और हमेशा योगदान दिया है, वो इंसान कांग्रेस छोड़ता है? मेन वजह तो हो रही, पहली बात वही है कि कांग्रेस में स्थानीय लोगों की ओर से जो काम होना चाहिए था, जो कांग्रेस की विचारधारा की जो बात हो रही थी उसके विपरीत ही काम हो रहा था। तो वो चीज मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और वापस कांग्रेस में आ रहे हैं उसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और जो कांग्रेस के वफादार लोग हैं, जो हमेशा मेरे जैसे लोग हैं जो कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं है कुछ मिले ना मिले फिर भी कांग्रेस के साथ रहने के काम कर रहा है, उन लोगों को अवॉइड किया जा रहा है। तो वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी कि ये नहीं होना चाहिए। एक और राहुल जी बोल रहे हैं कि भाई हमें शादी के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े को आइडेंटिफाई करके अलग अलग करना है। और दूसरी ओर जो डिसीजन आ रहा है इसमें ऐसी कुछ चीज दिख नहीं रही है। तो ये बोलना और उसको एक्शन में लाने में बीच में इतना डिफरेंस है कि वो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये बात आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो मेरे को अभी कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी। इससे मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने 2-3 चीजें बोली, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति की सफर क्या है? कब आप पॉलिटिक्स में आए, कब आपने शुरुआत किया? मैं 1982 से कांग्रेस विचारधारा के साथ रहा। कई कांग्रेस लीडर के साथ मेरा नजदीकी रिश्ता रहा, मैंने उनके लिए बहुत काम किया। मैंने लोकल लेवल पे कई चुनाव में मैनेजमेंट का काम किया और पार्टी के लिए कमिटेड होके, पार्टी का एक भी ऐसा काम नहीं था जो मैं नहीं करता था, जो मेरे को दिया जाए। और वो काम मैं उनके रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। बाद में जब मैं बाहर निकलने की सोची, मैं बाहर गया तो मैंने जो जो राज्यों में काम किया, मैंने मध्य प्रदेश में काम किया, वहां भी जो स्थिति थी
इतनी भयंकर थी, फिर भी वहां मैंने काम करके रिजल्ट दिलाया। इसके बाद मैं उत्तराखंड में गया, राजस्थान में गया, महाराष्ट्र में गया, पंजाब में गया, दिल्ली में भी काम किया। ऐसे 8 राज्यों में मैंने काम किया। लास्ट में मैंने हरियाणा में भी काम किया। मेरे को हर जगह पे जो टफ सीट हुई थी वही दी जाती थी। हरियाणा में मेरे को ऐसी सीट दी गई थी कि जहां एक भी हमारा एमपी नहीं था, एक भी एमएलए नहीं था, हमारे पास एक भी ब्लॉक पंचायत नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत नहीं थी, एक भी नगर पालिका नहीं थी, वो कॉरपोरेशन भी नहीं था। वहां मैंने काम करके एमपी को जिताया, 4 एमएलए को जिताया और अच्छा रिजल्ट दिलाया। फिर भी जब गुजरात में चयन की बात आई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की चयन की बात आई, तब मेरे को कहीं भी कंसीडर नहीं किया गया। मैंने जिसका नाम दिया उसको भी कंसीडर नहीं किया गया और ऐसे आदमी को कंसीडर किया गया कि जो बीजेपी से आया हुआ था, कभी पार्टी के ऊपर भी लॉयल रहा ही नहीं, ऐसे आदमी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। मैंने मेरी बात हर जगह पे रखी क्योंकि मेरे ताल्लुकात ऊपर एआईसीसी तक थे। बड़े-बड़े लीडरों के साथ भी मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे, दीपक बावरिया जी के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे, मीनाक्षी जी नटराजन के साथ भी रहे, मेरा सचिन राव के साथ भी रहे, मेरा हर्षवर्धन सपकाल के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे और भी कई लीडर के साथ अच्छे रिलेशन रहे कि मैंने उनके साथ काम किया है। लेकिन मेरे को जो मेरे साथी थे, मेरे को नहीं मिला उसका मेरे को कोई दुख नहीं था, लेकिन मेरे साथी को भी कहीं कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो ये सफर में मैंने बहुत काम किया लेकिन जो मिलना चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला। ओके, तो आपकी राजनीति के सफर काफ़ी बड़ी रही है। मतलब 82 से लेके अभी तक का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30 साल, 40 साल का सफर जो है वो आपने पॉलिटिक्स में किया और फिर भी कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है, तो ये कांग्रेस के लिए काफ़ी ठीक नहीं है। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो अभी से कलह शुरू हुई है, मतलब एक के बाद एक लेटर बॉम्ब आ रहे हैं, एमएलए मुख्यमंत्री पे लिख रहे हैं और कार्यकर्ता एमएलए से नाराज हैं, कार्यकर्ता सरकार से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो इस पर आपको क्या लगता है कि 27 आते-आते क्या ये स्थिति हो जाएगी? देखो बीजेपी की जो बात है ना, बीजेपी बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है। अब वो चीज आज तक लोगों को मालूम नहीं थी, उनके कार्यकर्ता को भी मालूम नहीं था कि हमारी पार्टी क्या बोल रही है, क्या कर रही है, लेकिन अब सबको मालूम होने लगा। और बीजेपी के पास वैसे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अच्छा, उसको फिर सिर्फ सत्ता चाहिए और भ्रष्टाचार करना है। बाकी लोगों के लिए एक भी ऐसा एक्शन नहीं है कि जो लोगों के लिए किया गया हो। तो लोग भी अब थक चुके हैं, उनके कार्यकर्ता को लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने आपके साथ रहे, तो आप हमारे लिए क्या है? आप आपने देखा होगा, अभी वो बोल रहा है कि विसावदर वाली होने वाली है। वो लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वालों ने क्या किया है, अपने लोगों को साइड आउट करके कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग और लोगों को लेके उसको आगे किया है, लेकिन उनके खुद के लोगों को साइड आउट किया है। तो अब बीजेपी के अंदर जो है वो एक ज्वालामुखी चल रहा है, वो कभी भी फटने वाला है। तो बीजेपी अब 27 में बीजेपी के लिए रास्ता बहुत कठिन है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी दिशा विहीन है, उनके पास भी कुछ नहीं है, उनके पास लोग भी नहीं है, अच्छे लोग तो चले गए बहुत लोग, तो उनके पास भी अब अच्छे लोग नहीं है। तो अब एक ही चीज मेरे हिसाब से बची है कि आम आदमी पार्टी पे लोगों को भरोसा होने लगा है। अब लोग बोल रहे हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, ये लोगों का आवाज है। तो 27 में मेरे हिसाब से बीजेपी को कोई भी पार्टी यदि टक्कर दे सकती है, वो फाइट दे सकती है, तो वो आम आदमी पार्टी है। और मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी सही सिस्टम से अब जो चल रही है, सिस्टम से चलेगी तो सरकार आम आदमी पार्टी की बन सकती है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझनी होगी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता या फिर विद्यार्थी के नजरिए से क्या आप कितना लंबा कार्यकाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस तरह से उस कार्यकाल में
इन्वॉल्व होते हैं, आपकी एक जो गलती है, निष्ठा है, वो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर उसी चीज़ को बढ़ा दिया जाए कि अपने और राष्ट्रीय स्तरों पर जैसा सर के साथ हुआ कि राष्ट्रीय स्तरों पर दौड़ाया जा रहा है। स्टेट में आते हैं, तो अपने जिले में भी काम नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं पे बहुत ही अजीब घटनाएँ कई बार राजनीति में देखने को मिलती है। मैं तीसरी और आखिरी सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गुजरात की जनताओं की सबसे बड़ी जो पीड़ा है, सबसे बड़ी जो तकलीफ है, वो क्या है? गुजरात में आज के दिन में देखो तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो खुश है। ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना छोटे व्यापारी खुश है, ना छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है, ना युवा खुश है, ना महिला खुश है। तो खुश है कौन? इसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहे हैं, वक्त पे पानी में नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। जो लोगों के लिए खाद पैदा करने वाला, अनाज पैदा करने वाले वर्ग है, वो परेशान है। फिर भी जब उसके पास उसकी पैदाइश आती है, पैदावार आती है, तो उसको सही दाम नहीं मिला है, तो व्यापारी को लाभ दिया जाता है। सरकार जो खरीद करती है, इसमें भी फायदा तो व्यापारी को होता है, किसान को फायदा नहीं। सेम सिचुएशन आज युवा के लिए जो शिक्षा है, वो फ्री नहीं हो रही, वो उसका व्यापारीकरण हो रहा है। तो लोग पैसा खर्च के अपने बेटे को, बेटी को पढ़ाते हैं, लेकिन नौकरी कहाँ है? उनका फ्यूचर क्या है? इसके लिए भी लोग आज परेशान है। नौकरियां मिल नहीं रही है, कंपटीशन एग्जाम लोग दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, उसकी एज चली जा रही है, तो लोग क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न है कि जो लोगों के दिल में आ जाए, और वो प्रश्नों को लेके जाने वाले आज कोई है नहीं। वो प्रश्नों को लेके जाने वाले लोग चाहिए, लोगों के लिए बात करने वाले लोग चाहिए, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आज उसको दिख नहीं रहा है कहीं। तो ये सिचुएशन में हमारे पास, आम आदमी के पास रियल में बहुत मौका है इस सब काम करने का। सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कि हम मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, जो भी पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, उन्हें अनुभवी लोगों से कुछ ना कुछ वीडियो के ज़रिए दे सकूँ। आपको क्या लगता है कि राजनीति में आने वाले लोगों को या फिर जो युवा हैं, जो अभी जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए अगर कुछ देखो सलाह देना हो तो आप क्या सलाह देंगे? देखो, राजनीति जो है ना, जो लोग राजनीति में आते हैं, उनका पहला तो मकसद वही होना चाहिए कि लोगों की सेवा की जाए, लोगों के लिए कुछ किया जाए, ना कि खुद के लिए। आज ऐसे लोग बहुत कम है कि जो लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। राजनीति में आने वाले को जो कुछ मिल रहा है, वो उसकी बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसका फर्स्ट काम जो होना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों की सुखाकारी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो काम करने की जो चीज दिल में रखता है, वैसे लोगों को आगे भी करना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे भी आना चाहिए। लेकिन मेन चीज वो होनी चाहिए कि लोगों के लिए कुछ करना। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। थोड़ा आपका जो प्रीशियस टाइम था उसमें से हमने आधा घंटा आपसे ले लिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये और पसंद आया और भी जरूर और भी और भी एक कभी बात हो तो मेरी मेरी वो, आगे वाले चुनाव के लिए कुछ टिप्स है, जब आपको मौका मिले तो मैं दूंगा। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हमें जो काम कर रहे हैं हम अभी, हमें 3 सिस्टम से काम करना पड़ेगा जो रिजल्ट चाहिए। तो एक, हमें माहौल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर कहीं कहीं हमें इश्यू बेस्ड भी काम करना पड़ेगा, और उसके साथ हमें हमारी पार्टी में बूथ मैनेजमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। तीनों चीज जी होगी तो 100% हमें रिजल्ट मिलेगा।
यदि इसमें से एक भी नहीं है हमारे पास, तो फिर रिजल्ट मिलने के में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये 3 सिस्टम से हमें काम करना पड़ेगा और वो 3 सिस्टम से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ-जहाँ मैंने काम किया है, मैंने ये 3 सिस्टम से काम किया है, तो वहाँ मेरे को अक्सर रिजल्ट मिला है। देखो हरियाणा की ही बात करो, हरियाणा में सरकार नहीं बनी है, लेकिन मैं जहाँ था, आप पता कर लीजिए, हिसार लोकसभा में वोटर रेशियो जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा बढ़ा है। और उसके पीछे का रीजन वही है कि हमने एक एक बूथ के लिए कार्यकर्ता को जिम्मेवार बना के उसको बूथ की जिम्मेवारी सौंपी और उन्होंने काम किया। उसको काम करने में हमें उसको प्रोत्साहित करके उसको काम पे लगाया। तो ये चीज भी जरूरी है। बिल्कुल सर, अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूँ तो 3 मुद्दे सर ने बताए हैं कि या तो आपको एक माहौल बनाना होता है, माहौल यानी कि प्रचार से बनता है, और दूसरा बूथ मैनेजमेंट, और मुद्दे, किन मुद्दों पे आप लोगों के बीच में जा रहे हो, वो मुद्दों लोगों को कितना टच कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें बेशक राजनीति की धुरी है, बेस है, इसी पे ही आपकी संवाद हो सकता है, इसी पे ही लोग आपसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग वापस सर को भी लेके आएँगे और भी अच्छे-अच्छे लोगों को लेके आएँगे। तब तक के लिए ओके, विनिंग इन्फो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।